नमस्कार, मैं श्रेयांशी जायसवाल आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज हम एक और बार फिर से नई क्राइम की कहानी लेकर आए हैं। इस कहानी को सुनने के बाद आपका भी दिल दहल उठेगा। आइए जानते हैं आखिर क्या छिपा है इस कहानी के पीछे। ये कहानी है कानपुर में रहने वाली एक लड़की की जिसका नाम हर्षिता अग्रवाल था। हर्षिता के परिवार में 4 लोग थे, उसके माता पिता और उसकी एक बड़ी बहन और हर्षिता की बड़ी बहन का नाम नेहा अग्रवाल था, जिसकी शादी हो चुकी थी और वो अपने परिवार में बहुत खुश थी। हर्षिता के माता पिता चाहते थे कि अब हर्षिता की भी शादी जल्दी कर दी जाए, क्योंकि हर्षिता की उम्र 27 साल हो गई थी। अब हर्षिता को फोटोग्राफी में बहुत शौक था, इसीलिए वो मुंबई में जाकर एनिमेशन से ग्रेजुएशन करी थी। ग्रेजुएशन करने के बाद वो वापस कानपुर आ गई थी और वहीं पर एक स्कूल में पढ़ाने लगी थी, क्योंकि उसको खाली रहना पसंद नहीं था और अपने पापा की मदद भी कर रही थी और उसके पापा का पेपर का बिजनेस था। अब उसके माता पिता उसकी शादी के लिए लड़का ढूंढ रहे थे। काफ़ी ढूंढने के बाद उनको एक लड़का पसंद आता है जिसका नाम उत्कर्ष अग्रवाल होता है। ये लड़के की धागे की फैक्ट्री होती है और उत्कर्ष के ऊपर भी ज़्यादा कोई जिम्मेदारी नहीं होती है। उत्कर्ष के परिवार में भी 4 लोग रहते हैं, उसके माता पिता, एक बहन और उत्कर्ष। बहन की शादी अभी नहीं हुई थी। हर्षिता शादी के लिए हाँ बोल देती है। अब उत्कर्ष और हर्षिता की शादी हो जाती है। ये लोग ने डिसाइड करा था कि ये अपनी वेडिंग डेस्टिनेशन वेडिंग करेंगे और डेस्टिनेशन वेडिंग होती है जिसमें 40 से 45 लाख तक का खर्चा आता है और लड़कों वालों ने सारा शादी का खर्चा यानी 40 से 45 लाख पूरा लड़की वालों के ऊपर सौंप दिया। स्टार्टिंग में लड़की वालों को तो ये बात कुछ सही नहीं लगी, लेकिन वो अपनी बेटी की खुशी के लिए पूरा पैसा देने को तैयार हो जाते हैं। अब दोनों की शादी हो जाती है। शादी हुए 6-7 महीने हो चुके रहते हैं। तब हर्षिता की सास उससे कहती है कि तुम अपने पिताजी से 2 करोड़ रुपए लेकर आओ, क्योंकि उसको अपनी फैक्ट्री में ज़रूरत है। हर्षिता ये बात सुनकर बहुत हैरान रह जाती है। कहती है कि वो 2 करोड़ कहाँ से लेकर आएगी और वो 2 करोड़ रुपए देने को मना कर देती है। तब से हर्षिता की सास उस पर आतंक मचा देती है। अब हर्षिता काफ़ी चुप सी रहने लगती है। एक दिन हर्षिता अपने घर आती है तो उसकी माँ उससे पूछने की कोशिश करती है, लेकिन हर्षिता नहीं बताती है। फिर माँ ने जब खुद की कसम देकर अपनी बेटी से पूछा तो उसने बताया कि उसकी सास और उसके पूरा परिवार उसको बहुत परेशान करते हैं और जो उसका पति था यानी उत्कर्ष अग्रवाल, वो भी उसकी साइड नहीं लेता है, वो भी अपनी माँ की तरफ से बोलता है। तब हर्षिता के माता पिता ने ये जब बात सुनी तो हर्षिता से कहा कि तुम यहीं रहो और उत्कर्ष को छोड़ दो, लेकिन हर्षिता तो उत्कर्ष के प्यार में पागल थी। उसने कहा कि नहीं, ये कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा। हर्षिता वापस अपने ससुराल चली जाती है। अब तो हर्षिता की नंद भी उसके सास के कान भरने लगती है। अब तो ये हालात आ गए थे कि हर्षिता की सास हर्षिता पर हाथ भी उठाने लगी थी। एक बार हर्षिता की सास ने हर्षिता पर हाथ उठाया और हर्षिता वापस अपने घर आ गई। जब उसने अपनी माँ से बताया तो उसकी माँ ने उसको अपने ससुराल नहीं जाने दिया। लेकिन कुछ दिन बीते और अब हर्षिता का पति यानी उत्कर्ष अग्रवाल उसको लेने वापस आ गया और उसके माता पिता के सामने कह के ले गया कि अब ये सब दोबारा नहीं होगा। हर्षिता भी उसकी बात मानकर चली गई। कुछ दिन बीते, 2-3 महीने बीते, लेकिन वापस से हर्षिता के साथ वही सब चालू कर दिया। इन लोग हर्षिता को मारते थे। हर्षिता के घर पे एक नौकरानी थी, जो नौकरानी उसका काम बटाती थी, लेकिन उसकी सास का ये कहना था कि तुम दिन भर कमरे में बैठी रहती हो, नौकरानी को हमें 8,000 रुपये देने पड़ते हैं, लेकिन तुम क्या करती हो। और हर्षिता जो अपने घर में राजकुमारी जैसे रहती थी, वो अपने ससुराल में आके वो काम करने लगी जो नौकर भी नहीं करते। जब ये सब बात हर्षिता अपने माँ बाप को फिर से बताती है तो उसके माँ बाप उसको एक बार फिर वापस बुलाने के लिए कहते हैं और कहते हैं कि तुम उत्कर्ष को छोड़ दो, लेकिन हर बार की तरह हर्षिता मना कर देती है। हर्षिता के पिता ने सोचा कि मैं अपने दोनों बेटियों को यूएसए जाने का एक पैकेज बना के देता हूँ, जिससे हो सकता है कि मेरे बेटियों की ज़िंदगी में और खुशी आए। और हर्षिता के पिता अपनी दोनों बेटियों का और अपने दामादों का साथ में अपना टिकट यूएसए के लिए बुक कराते हैं
और वो लोग 10 दिन के टूर पर यूएसए जाते हैं। यूएसए से आने के बाद हर्षिता अपने ससुराल ही जाती है। अब हर्षिता ने कुछ दिन तक तो कोई शिकायत नहीं की, लेकिन 6 जुलाई 2019 को हर्षिता अपने पापा के पास सुबह 11 बजे फ़ोन करती है और कहती है कि पापा, मेरी सास मुझे झाड़ू से मार रही है, मुझे बचा लो, ये लोग मुझे मार डालेंगे। ये बात सुनते ही हर्षिता के पिता बड़े ही परेशान हो जाते हैं। वो अब हर्षिता के ससुर के पास कॉल करते हैं, लेकिन फ़ोन नहीं लगता और उसकी बात नहीं हो पाती है। अब हर्षिता के पिता ने उसकी माँ को बताया। वो दोनों लोग अपने घर से निकल ही रहे होते हैं अपनी बेटी के घर जाने के लिए। तब तक कि दोबारा फ़ोन आता है। तब बज रहे थे घड़ी में 12:40 और इस बार उनकी बेटी का फ़ोन नहीं बल्कि उनकी बेटी के ससुर का फ़ोन आता है और वो कहते हैं कि आप जल्दी से हमारे घर आ जाइए। हर्षिता के माता पिता और उसकी बड़ी बहन नेहा फौरन हर्षिता के घर पहुंचते हैं। जैसे ही वो कॉलोनी में पहुंचते हैं तो उनके आंखों के सामने जो नज़ारा था वो देखने लायक। दरअसल उन्होंने देखा कि उनकी बेटी 7वें मंजिले से नीचे गिरी हुई थी और उनकी बेटी के सर की हड्डी टूट चुकी थी। बाकी शरीर के भी सारी हड्डियां टूट गई थी और पूरे में खून ही खून था। और हर्षिता की लाश के पास ही उसका पति, उसकी सास और ससुर खड़े थे। जैसे ही ये लोग अपनी बेटी को देखते हैं, हर्षिता की माँ बेहोश हो जाती है। अब हर्षिता का पति उत्कर्ष हर्षिता के पिता के पास आता है और कहता है कि आपकी बेटी ने आत्महत्या कर ली। ये बात सुनकर हर्षिता का पिता काफ़ी तेज चिल्लाता है और कहता है कि मेरी बेटी आत्महत्या नहीं कर सकती, ये तुम लोग ने उसको मारा है। तुरंत ही हर्षिता के पिता ने पुलिस को फ़ोन करा। पुलिस फौरन आती है और मामले को देखती है। पुलिस जब आती है तो देखती है कि वहाँ पर हर्षिता की लाश पड़ी हुई है और पूरे घर वाले खड़े हुए हैं। अब पुलिस सबका बयान लेना चालू करती है। तो सबसे पहले पुलिस हर्षिता के पति के पास आती है। हर्षिता के पति ने बयान में बोला कि हर्षिता से मैं बहुत प्यार करता था, मैं इसको साबित नहीं कर सकता, लेकिन मैं सच में उससे बहुत प्यार करता था। हर्षिता खुदकुशी तो नहीं कर सकती है, ये तो मैं भी जानता हूँ, लेकिन ये गिरी तो गिरी कैसे मुझे नहीं पता। उस समय मैं अपने फैक्ट्री में था। अब हर्षिता के ससुर से बयान लिया जाता है। हर्षिता के ससुर का कहना था कि वो और उनका बेटा घर से 9 बजे ही निकल गए थे। उनको नहीं पता कि ये सब कैसे हुआ। बस उनकी पत्नी का फ़ोन आता है, यानी हर्षिता की सास का फ़ोन आता है जब हर्षिता नीचे गिरती और फौरन वो दोनों अपने फ्लैट पर आते हैं। तो देखते क्या है कि हर्षिता ज़मीन पर पड़ी हुई है। अब उसकी सास से बयान लिया जाता है। उसकी सास ने बताया कि वो कोरियर करने के लिए जा रही थी और घर में नौकरानी थी और हर्षिता थी। हर्षिता बालकनी में सफाई कर रही थी और हो सकता है सफाई करते करते उसका पैर फिसला हो या पता नहीं कैसे वो नीचे गिर गई। मैंने आवाज़ सुनी और मैं जाके देखी तो मैंने देखा कि हमारी जो नौकरानी है वो हर्षिता का हाथ पकड़ के खींच रही है, लेकिन वो खींच नहीं पाई और हर्षिता नीचे गिर गई। मैं फ़ौरन नीचे गई और मैंने देखा कि हर्षिता मर चुकी थी। मैंने तुरंत ही उत्कर्ष के पास फ़ोन करा और उसके पिता के पास फ़ोन करके वो दोनों को फैक्ट्री से डायरेक्ट यहाँ बुलाया। हर्षिता की सास का बयान लेने के बाद पुलिस ने देखा कि वहीं पर उनके घर की नौकरानी भी मौजूद है। तुरंत ही पुलिस ने उनकी नौकरानी का भी बयान लिया। नौकरानी का बयान लेते ही पुलिस शॉक में आ गई, क्योंकि नौकरानी के बयान ने हर्षिता की सास का पूरा सच खोलकर रख दिया। नौकरानी ने बताया कि हर्षिता और उसकी सास के बीच कुछ बहस हो रही थी। तभी नौकरानी ने हर्षिता को किसी तरीके से शांत कराकर कमरे में भेजा। उतनी देर में उसकी सास झाड़ू लेकर आती है और हर्षिता को झाड़ू से मारने लगती है। हर्षिता को घर से बाहर भी नहीं निकलने देती है। फिर इन लोग के बीच कुछ बहस होती है। नौकरानी अब अपने काम में लग जाती है। उतनी देर में नौकरानी को आवाज़ आती है और नौकरानी बालकनी के पास जाती है तो देखती क्या है कि हर्षिता बालकनी से लटकी हुई थी। अब नौकरानी ने हर्षिता को अपना हाथ दिया खींचने के लिए, लेकिन नौकरानी खींच नहीं पाई और वहीं जगह उसकी सास पीछे दर्शकों के जैसे खड़ी होकर चुपचाप देख रही थी। उसने एक मदद नहीं करी और उसकी बहू नीचे गिर गई। ये बयान सुनते ही पुलिस अपार्टमेंट में लगे सीसीटीवी कैमरे की जांच करती है और देखती क्या है, जैसे ही हर्षिता नीचे गिरी वैसे ही उसकी सास नीचे आई और फ़ोन करी और अपने पति से कही शी इज़ फिनिश,
हर्षिता नीचे गिर गई है। इन सब के बाद पुलिस ने हर्षिता की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पोस्टमार्टम के बाद उसकी बॉडी उसके माता पिता को दे दी गई और हर्षिता के पिता ने हर्षिता की सास पर, ससुर पर, बेटे पर और उसकी बेटी पर मुकदमा ठोक दिया था। कुछ दिन बाद हर्षिता की नंद और नंदोई पर जो FIR करी गई थी उसको हटा दिया गया और बाकी सब अभी जेल के पीछे। तो ये थी हमारी आज की कहानी, जिसको सुनकर पता चलता है कि लोग दहेज पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ऐसे ही और क्राइम की कहानी जानने के लिए हमारे साथ बने रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पसंद आने पर हमारा वीडियो लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।